स्वागत है आपका पवन वाग एकेडमी में। मैं जूही राजपूत आपका स्वागत करती हूँ। 9th क्लास के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आखिरी वाला है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है ये देखते हैं। हमने देखा कि फोर्स का जो इफेक्ट होता है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा। मतलब जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या देखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force and the change in momentum occurs in the direction of motion। तो ये फॉर्मूला हमने अचीव किया था। उसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि जब हम नेचर में बहुत सी घटनाएं होती है, ठीक है, कोई भी फोर्स हो नेचर में वो अकेला कभी एक्ट नहीं करता है, वो ऑलवेज है ना कपल में एक्ट करते हैं। कपल में मीन्स दो फोर्स एक साथ हमेशा एक्ट करते हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कोई दो फोर्स अगर एक्ट करते हैं, कोई भी फोर्स हो, जब आप अगर एक किसी चीज़ को उठाने की भी कोशिश करते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल से आप कोई चीज़ अगर उठाते भी हैं तो उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, उसका वेट प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। अकेला कोई फोर्स कभी काम नहीं करता है, इसलिए उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर होता है। तो यही हमारे तीसरे लॉ में हम पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ लेते हैं। However, in nature, the force cannot act alone. Force is reciprocal action between the object. Reciprocal action between the object. Forces are always applied in pairs. जैसा मैंने कहा कि पेयर में ही फोर्स अप्लाई होता है। When one object applies force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on former object. अभी आप पंजा लड़ाते हैं, ठीक है, पंजा लड़ाते हुए देखा होगा आपने। अगर सामने वाला कोई इंसान, अगर इधर से आप पंजे का जोर लगाएंगे तो उधर वाला इंसान क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुश करने की कोशिश करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो वैसा ही कुछ होता है इन फोर्स के बीच में। ठीक है, वो हमेशा पेयर्स में एक्ट करते हैं, अकेले कभी काम नहीं करेंगे फोर्स। द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज, ये देखिए ये काम का है, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये बुक में इसलिए मैं ले रही हूँ आपका क्योंकि इजी हो जाता है आपको समझने के लिए कि नहीं ये हमारी बुक का ही है। ठीक है, तो ये बुक में हम क्यों ले रहे हैं कि आप हाईलाइट कर सके, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये पॉइंट जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वैसे आप जब बुक पढ़ने लेते हो तो ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश किया कीजिए। मतलब अगर जब आप बड़े हो जाएंगे और थोड़े बड़े होते कॉलेज लेवल में, ये बहुत फायदेमंद होता है कि आपको हाईलाइट क्या क्या करना है। ठीक है, दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The force applied by the first object is called action force and the applied force by the second object on the first is called reaction force। मतलब जब पहला ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगाता है, शुरुआत जिसने की वो हुआ आपका एक्शन फोर्स, ए फॉर एक्शन, और उधर से जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट की तरफ से आपको जो मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में वो हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ वो दोनों वर्क करते हैं। कोई एक्शन फोर्स है उसको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है। इसीलिए क्या होता है, ये पहले लॉ से भी रिलेट करता है। मतलब कोई चीज अगर स्टैटिक्स में है तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर सिंपली कोई चीज मैंने टेबल पर रखी है तो उसका अपना वेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नॉर्मल फोर्स भी रहता है। नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा और ऊपर बनाए रखेगा। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी है कि कैसे एक्ट करेगा, क्या क्या आप कंसेप्ट कर सकते हो, ये दिया है। The action and reaction are terms that
एक्सप्रेस फोर्स। ये यहाँ पे जो एक्शन एंड रिएक्शन वर्ड है तो वो आपका फोर्स एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों जो वर्ड्स हैं वो फोर्स इंडिकेट करते हैं। दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, ये हमने पहले देखा। वन फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अकेला फोर्स कभी टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं पेयर्स के अंदर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही काम करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैनॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। अगर कोई दो चीजें हैं आपके पास, सपोज सेम मैग्नीट्यूड की चीजें हैं, अगर इसके ऊपर एक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है और दूसरी कोई चीज है उसके ऊपर भी एक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है और इधर रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस चीज का रिएक्शन फोर्स इस चीज की रिएक्शन फोर्स को कैंसल आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ब्रेन पावर, अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, वही देखते हैं। While hitting a ball with bat, the speed of the ball decreases. जब बॉल आपकी तरफ फेंका जाता है और बैट से आप क्या करते हो, उसको डिपेंड करता है आपकी एनर्जी लेवल पे। आप अगर ज्यादा जोर से मारोगे तो पहले से ज्यादा स्पीड आपके बॉल का बन जाएगा, या फिर कम इससे मारोगे, कम वेलोसिटी से अगर बैट से आप हिट करेंगे तो बॉल की भी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्यों होता है, क्योंकि दो चीजें जिनकी वेलोसिटी है, बॉल की भी वेलोसिटी, यहाँ देखिए बॉल की भी अपनी वेलोसिटी और बैट की भी अपनी वेलोसिटी है, तो दोनों चीजें हैविंग वेलोसिटी जब कोलाइड करती है तो उनका मोमेंटम जो होता है उससे रिलेट करता है ये चीज। अभी ये जो एग्जांपल्स है आप पहले इसके बारे में सोचो, फिर अगले पॉइंट में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। द गन रिकॉइल्स, रिकॉइल्स मतलब वो क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। जब आपने किसी शूटर को शूट करते हुए देखिए तो जब वो गोली चलाता है तो वो बंदूक की गोली चलने के बाद वो ऐसे थोड़े पीछे की तरफ खुद को मूव करता है, मतलब बैलेंस करने के लिए वो अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेती है बंदूक। तो ये इसको कहते हैं रिकॉइल इफेक्ट गन का। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग अ रॉकेट, रॉकेट का लॉन्चिंग देखा है सबने, कैसे लॉन्च करता है रॉकेट। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ एक्ट होता होगा, जितना जिस चीज का वजन ज्यादा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। सपोज अगर मेरे पास 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मैं ऐसे नीचे से उठाऊं तो मुझे कंपैरेटिवली कम फोर्स लगेगा। अगर मैंने 50 किलो का बोरा रख दिया और उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मुझे उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगेगा, 5 किलो से कंपैरिजन में फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो यही रॉकेट के साथ में भी होता है, रॉकेट का अपना खुद का वजन होता है, ठीक है, और उसको अलग वेलोसिटी से, मतलब स्पेस में जाने के लिए उसको कितनी हायर वेलोसिटी की जरूरत है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसको ग्रेविटी को बीट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो नीचे रॉकेट से जो प्रपल्शन में से धुआं निकलता है, जो आग निकलती है, वो क्या करती है, फोर्सफुली रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ वो पुश करती है। तो ये रॉकेट का जो है वो लॉन्चिंग सक्सेसफुल होता है। हमने जो ऊपर के एग्जाम्पल्स देखे कि लेट्स थिंक, तो उसके अंदर ये इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, मतलब बंदूक की गोली चलने के बाद बंदूक कुछ दूरी तक पीछे आती है, ठीक है, या फिर रॉकेट का जो प्रपोल्शन है, रॉकेट प्रपल्शन, तो इसी की वजह से होता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वैसे ही मोमेंटम के लिए भी एक लॉ है। सपोज एन ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पर हमको सपोज करने के लिए कहा है, हम एक्वायर करेंगे ये सारी चीजें, अचीव करना है, ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व कर करके हम स्टेप बाय स्टेप उस लॉ तक पहुंचेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, ठीक है, ए का मास है, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए, ये है आपका ऑब्जेक्ट बी। सो ए का मास दिया है हमको m1, उसके बाद में बी का मास दिया है m2। इनिशियल वेलोसिटी देखो, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, मतलब स्टार्टिंग फेज में जब उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया या फिर वो जब मोशन में है तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी दी है हमको u1, ठीक है। तो ए की है
यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। ए के लिए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है u1, फिर वो बढ़ के हो जाएगी v1। बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी है u2 और वो बढ़ के होने वाला है v2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज m1 u1। हमने मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था, मोमेंटम हमने p से डिनोट किया था। देखिए p इज इक्वल टू m1 इंटू u1। हमने क्या देखा था फॉर्मूला, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। हमारा मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो मास इंटू वेलोसिटी था, लेकिन वेलोसिटी की जगह पे हमको क्या दिया है, u1 दिया है, तो u1 मैंने पुट किया। तो b के लिए क्या बन जाएगा हमारा, b के लिए शुरुआत का मोमेंटम क्या बन जाएगा, एट द स्टार्टिंग m2 इंटू u2। सपोज दीज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड मतलब टकराएंगे एक दूसरे से। लेट द फोर्स ऑन a इज ड्यू टू b विल बी f1। मतलब b जो है वो किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, u1 वेलोसिटी से वो आने के बाद में a के साथ में टकराएगा। तो ये वेलोसिटी किसकी वजह से है, तो हमने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तो उसी की वजह से हमको ये मिल रहा है। तो हमने फोर्स क्या कंसीडर किया, F1 कंसीडर किया। दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन A, मतलब B को जो फोर्स लगाया हमने, ठीक है, B पर जो फोर्स लगाया है उसको कहा हमने F1। तो ये क्या करेगा, फोर्स तो इस बॉडी पे लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, एक्सेलरेट इस बॉडी को करेगा। मतलब दोनों बॉडी जब टकराएंगी तो क्या करेगा, एक तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन ए का। इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से ए जो बॉडी है हमारी, उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ए पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v1 बन जाएगी। मतलब पहले हमारी वेलोसिटी जो थी वो u1 थी, फिर इसके ऊपर जब फोर्स लगाया गया तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी v1 हो गई। और फिर सिमिलर क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर अ कोलिजन। तो मोमेंटम पहले क्या था हमारा, बिफोर कोलिजन था m1 u1, आफ्टर कोलिजन है m1 v1। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग to Newton's third law of motion, A also exerts an equal opposite force on B, but in opposite direction. This will cause the change in momentum of B. जैसे B फोर्स की वजह से, B के ऊपर लगे हुए फोर्स की वजह से A का एक्सेलरेशन चेंज हुआ, तो वैसे ही A की वजह से जब वो टकराएंगे तो कुछ ना कुछ उसका B का भी नुकसान होगा। जब दो बॉडीज कोलाइड होंगी तो B का भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका भी मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे A का चेंज हुआ वैसे ही B का भी हो जाएगा। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, मतलब इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई कोलिजन के बाद में। बॉल बैट का एग्जांपल हमने देखा कि जैसे आप बैट से हिट करते हो बॉल को तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, दोनों का चेंज होगा, बैट का भी और बॉल का भी। तो यहाँ पे B ऑब्जेक्ट का भी चेंज होगा। तो मोमेंटम क्या मिल जाएगा हमको आफ्टर कोलिजन, m2 v2 इफ द फोर्स F2 एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट B। तो F2 जो है यहाँ पर क्या किया था, F1 की वजह से इसका एक्सेलरेशन जो है चेंज हुआ था। अभी यहाँ पर B का किसकी वजह से चेंज हुआ, A ऑब्जेक्ट जो है जो फोर्स लगाएगा वो B पर लगाएगा, तो वो फोर्स हुआ F2, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ B आफ्टर कोलिजन ये हमने निकाला। फिर F2 इज इक्वल टू F1। अभी न्यूटन्स लॉ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो क्या हुआ, F2 इज इक्वल टू माइनस F1। अभी ये माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए या फिर निगेटिव इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए यहाँ पर F2 जो है इधर से अगर एक्ट करेगा तो F1 को इधर से ही एक्ट करना पड़ेगा। ओके, इस वजह से ये F1 जो है वो निगेटिव हो गया क्योंकि ये F2 की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए दैट इज निगेटिव। अभी क्या करते हैं, दोनों के मोमेंटम को कंपेयर करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या, अभी ये फोर्स के फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी। F इज इक्वल टू m, यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी दिया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी हमको ऊपर दिया गया है सारा, एक्सेलरेशन भी दिया है, वेलोसिटी वगैरह भी दी है। तो हमने क्या किया, सीधे वैल्यूज पुट आउट की, m2 a2 इज इक्वल टू माइनस m1। तो अभी एक्सेलरेशन का भी वैल्यू है, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है।
तो ये फॉर्मूला हमने कैसे लिया था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से हमने ये फॉर्मूला बनाया था और यही फॉर्मूला हमने क्या किया, ये वैल्यूज प्लेस कर दी इस फॉर्मूला में, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट आउट कर दिया। तो M2 बॉडी जो है हमारी B, ये B का है, सारा वैल्यू जो है इधर का ये B का है, ये A का है। तो B की वैल्यू सारी हमने रखी, मास M2, फाइनल वेलोसिटी V2 माइनस U2 अपॉन टाइम T। अभी टाइम दोनों का सेम है क्योंकि दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट हुए और कॉलिजन हुआ, उनका कोलाइड हुए एक दूसरे के साथ में, तो टाइम विल बी सेम। ये देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड सेम दिया है। अभी M2, अभी हमने क्या किया यहाँ पर, टाइम पीरियड एक जैसा है तो ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इधर भी कैंसल इधर भी कैंसल, तो ये टर्म सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। M2 इंटू इन ब्रैकेट V2 माइनस U2, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, ये टर्म नीचे लिया हमने, बस कुछ नहीं करना है, टर्म्स नीचे ले ली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिमिलर टर्म्स जो है मतलब ब्रैकेट में से बाहर निकाला, M2 को बाहर निकाल लिया, V2 को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, M2 V2 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू कट, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन एज इट इज रखा और यहाँ पर देखिए ये माइनस है यहाँ पे, इसलिए ये ब्रैकेट का साइन जो है वो चेंज होके प्लस हो जाएगा, M1 V1 प्लस M1 U1। तो ये यहाँ पर ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने क्या किया कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग कर ली। मतलब बिफोर कोलिजन क्या था और आफ्टर कोलिजन क्या था, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था U, आफ्टर कोलिजन बन गया V। तो हमने क्या किया, U वाले टर्म्स इकट्ठे कर लिए और V वाले टर्म इकट्ठे कर लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम। ये देखो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। जो पहले हमारा मोमेंटम था शुरुआत में दोनों बॉडीज का मिला के, तो ये था, और आफ्टर कोलिजन क्या बन गया, ये बन गया। तो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। देखते हैं अगला पॉइंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम जो है शुरू का मोमेंटम और कोलिजन के बाद में का, टकराव के बाद का मोमेंटम, दोनों सेम होते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही है भाई यहाँ पे, बस दूसरे इसमें दिया गया है वर्डिंग्स में। ये मोमेंटम जो है ये शुरुआत का और बाद का दोनों एक ही जैसे रहने वाले हैं मैग्नीट्यूड में, यही इस लॉ में हमको दिया गया है। ये फॉर्मूला जो है आप देखिए ये वाला, ये आपको पूछा जाता है कई बार, मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जब आपको प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, दो ट्रेन से आपस में टकराने वाली है, पहले वेलोसिटी U1 थी, उसके बाद में कोलिजन के बाद में V1 हो गई, तो दोनों का जो है मास दिया जाएगा, एक का नहीं दिया जाएगा। तो किसी एक चीज को आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये चार चीजें तो दी है आपको, यहाँ पे क्या चार चीजें क्या दी है आपको, M1 M2 और वेलोसिटीज जो दी है इसमें से एक टर्म आपको दी नहीं जाएगी और एक टर्म कोई भी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो आपके एग्जाम में भी आएंगे, आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। फिर से एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही है, रटना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये याद रखना है आपको। If no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to their final momentum. This statement is true for any number of objects. मतलब जब कोई external force, अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। When no external force acting on two interacting objects, their total momentum remains constant, does not changes. मतलब उनका शुरुआत का जो मोमेंटम है, मतलब M1 U1 will be equal to M2 U2 M2 V2। तो ये जो होगा मोमेंटम, ये शुरुआत के कोलिजन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब जोर से धक्का मारने वाली बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है दोनों फोर्सेस के बारे में।
दोनों बॉडीज पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, अपने आप वो कोई टकराने वाली है चीजें, तो क्या होगा यहाँ पर, जो पहले का टू इंटरैक्टिंग बॉडीज का टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, वो शुरू में भी सेम रहेगा, आफ्टर भी सेम रहेगा, और ये चेंज ही नहीं होगा। मतलब ये जो वैल्यूज है, ये देखो यहाँ पर, तो बिफोर वाला जो है ये टर्म, ये हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, टोटल मोमेंटम शुरू का, तो वो कांस्टेंट होगा। इट डज नॉट चेंज, मतलब ये चेंज होगा ही नहीं। दिस इज कोरोलरी टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए थोड़ा सा हमको ये दिया गया है। द मोमेंटम इज अनचेंज्ड आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम कोलिजन के बाद में भी सेम ही रहेगा। गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर मेरा u1 जो है वो ज्यादा है और u2 अगर कम है, तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये जो है, अगर ये u1 कम होता है तो अपने आप ही v2 जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब v1 अगर कम हो रहा है तो ये क्या होगा, v2 अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। अगर इधर कम हो गया तो इधर अपने आप ही बढ़ के उसको बैलेंस कर लेगा। द स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ऐसे, टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, मतलब टकराएंगे, तब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन। ये तो पढ़ा हमने, यही लॉ तो पढ़ा है ऊपर, ठीक है। बस इसको तीन अलग अलग वर्डिंग में दिया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, सिमिलर है सब। In order to understand this principle, let us consider the example of bullet fired from a gun. When a bullet of mass m1, ये देखो यहाँ पे mass m1 दिया है, बुलेट का दिया है, बुलेट का क्या दिया है हमको, m1 दिया है, फिर fired from gun having mass m2, अभी गन का इधर लिख लेते हैं, गन का कितना है m2, उसके बाद में its velocity becomes v1। अभी शुरू में क्या थी उनकी वेलोसिटी, शुरू में थी उनकी सपोज u1, तो वेलोसिटी गन ऑफ मास m2, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1। अभी पहले इसकी वेलोसिटी सपोज होगी u1, ये हो गई v1, बढ़ के v1 हो जाएगी। मतलब पहले u1 थी बुलेट की वेलोसिटी, वो बढ़ गई और बन गई v1। फिर उसके बाद में गन का क्या होगा, ये देखो, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0। अभी ये यहाँ पर गन का भी वैसे ही होगा, u2 से बढ़कर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, लेकिन ये v2 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा ये भी बताती हूँ आपको। ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, गन रिकॉइल होता है, आपको पता है, जब गोली चलती है इतनी स्पीड से, इतनी फोर्सफुली वो गोली बाहर निकलती है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमारा हाथ कुछ ऐसे हो जाता है चलाने वाले का, वो गन अपने आप जोर से पीछे की तरफ सरक के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये v2 माइनस इसीलिए वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। पीछे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है v1 के कंपैरिजन में। गोली कहाँ गई, आगे, बंदूक कहाँ मुड़ी, पीछे, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। तो ये समझ लो। और शुरू में जब मैंने बंदूक केवल पकड़ के रखी है तो गोली की कुछ वेलोसिटी है क्या, छोटी सी नली में गोली आगे पीछे हो रही है, बंदूक के अंदर ऐसे कुछ हो रहा है, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, u1 जो है वो 0 हो जाएगा। फिर बंदूक हिल रही थी क्या, बंदूक अपने आप ऐसे ऐसी कुछ कर रही थी मैं, नहीं, ऐसा कुछ तो मेंशन किया नहीं है, तो u2 भी हो गया 0। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0। इनिशियल मोमेंटम हमने 0 बना लिया। अकॉर्डिंग टू above law, the total final momentum is also has to be 0। मतलब अभी क्या करेंगे, हमारा जो m1 v1 प्लस m2 v2 है, ये क्या हो गया, आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, शुड ऑल्सो इक्वल टू 0। अभी अगर ये टर्म 0 हो गई, ये देखो यहाँ पर, ये टर्म अगर 0 हो गई तो क्या होगा, ये टर्म भी इक्वल टू 0 ही होना है। समझ रहे हैं,
अभी कॉइल रिकॉइल हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी v2 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा। तो ये देखो यहाँ पर, ये हमने अभी देखा फॉर्मूला m1v1 इंटू m2v2 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब सपोज मुझे v2 निकालना है तो v2 में कैसे निकालूंगी, तो ये देखो m1 v1 अपॉन, ये देखो m2 इधर जाते वक्त, ये m2 प्लस में है तो इधर जाते वक्त क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाते ही डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका v2 के लिए वैल्यू। अभी v2 जो है वो हमारा निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, निगेटिव इसलिए क्योंकि वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप याद से लिख लीजिए। क्या करना क्या है आपको, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। ये जो चैप्टर है आपका शुरुआत का चैप्टर है, बेसिक है बहुत, इसके आगे और भी फॉर्मूला हम देखेंगे। एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, पुरानी नोटबुक फाड़ कर, तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज ये फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाना सीखिए। तो इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप लिस्ट रखोगे, मतलब आपके सामने न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए ना, तो आप इजीली फॉर्मूला देख के, अरे ये वैल्यू यहाँ पर दिया है तो हमको बस ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है। तो इससे आपको क्या होगा, स्टडी करने में बहुत ईज हो जाता है, बहुत अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फुकट के मार्क्स है, इसके अंदर कोई आपके थोड़े से भी मार्क्स नहीं काट कर सकता है। ठीक है, मराठी में आकार उकार ऐसे कुछ अनुस्वार रह जाता है, हिंदी मराठी में, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स में कुछ कोई काट नहीं सकता है। इसलिए ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाए। आगे से दोस्तों हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अगले क्लास के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।